everyone, now again I am here after a long time। तो सारे बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा पुनः आप लोगों से मिलकर। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया है और आप लोगों की परफॉर्मेंस से मुझे पता चल रहा है कि हम लोग अभी तक जो साथ में पढ़ रहे हैं वो हमारे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फिर से आज हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपना जो टॉपिक है पिछला वाला वो पार्ट 5 हिंदी व्याकरण का लिया था बेटा। आप लोगों को शायद याद हो कि हमने लिया था ना लिंग, वचन और कारक के बारे में लिया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो तीसरा वाला हिस्सा है ना कारक, उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहली बात तो बता दें, भाषा व्याकरण हमने पढ़ा था जिसका छोटा सा टेस्ट आप लोग दे चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने शब्द, वर्ण, वाक्य, फिर संज्ञा, सर्वनाम, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो पार्ट था वो हमने स्टार्ट किया था जिसमें कि 3 चीज़ें मिली हुई है, जिसको हमने 3 पार्ट में स्टार्ट किया है बेटा। तो इसका लिंग और वचन हम समझा चुके थे। आज हम लोग इसी पार्ट का थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो हिस्सा है कारक, वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है। कारक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा हम आपसे बात पूछना चाहेंगे कि आप लोग जब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना, तो उसमें आप वर्णों का प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते हैं। फिर हमने आपको वाक्य जब पढ़ाया था बेटा तो हमने आपसे कहा था कि वाक्य 3 चीज़ों से मिलकर बनता है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। ये 3 चीजें हमारे वाक्य के लिए आवश्यक होती हैं। अब कैसे आवश्यक होती हैं? राम घर जाता है। ठीक है। तो राम जो है वो हमारा कर्ता हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य उसी से शुरू होता है। करने वाला जो पूरे वाक्य में होता है काम को, वो होता है हमारा कर्ता। ठीक है। फिर कर्म यानी कि वो जिस काम को कर रहा है या कर्ता द्वारा की हुई क्रिया का असर जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म हो जाता है। कर्म को आप नॉर्मली काम भी कह सकते हैं। और तीसरा है क्रिया। कोई भी सेंटेंस बिना क्रिया के फिनिश तो नहीं हो सकता है। एक बार बिना क्रिया के हो सकता, कर्म के हो सकता है बेटा, लेकिन बिना क्रिया के वाक्य खत्म नहीं हो सकता है। यानी कि हमारे वाक्य के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो कर्ता और क्रिया होती है, फिर कर्म होता है। तो राम जाता है, राम घर जाता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में इसके अलावा भी और कुछ छोटे छोटे से शब्द अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे वे शब्द या ऐसे शब्द जो बहुत बड़े नहीं होते हैं, कभी कभी एक वर्ण और एक मात्रा के होते हैं, लेकिन वाक्य की पूर्णता के लिए या वाक्य को शुद्ध रूप से समझाने और समझने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, जिन्हें आप लोग इंग्लिश में शायद केस कहते हैं और हिंदी में हम उन्हें कारक कहते हैं। कारक, करने वाला कर्ता, किया जाने वाला कर्म, करने का जो विधि है वो क्रिया। तो जो भी शब्दांश या छोटे छोटे से शब्द इनके साथ जुड़ते हैं, वो कभी कर्ता के साथ जुड़ता है, कभी कर्म के साथ जुड़ता है, तो उन्हें हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। कारक को समझने के लिए पेज नंबर 152 और 153 ओपन कर लीजिए बेटा। देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। हम यहाँ वाक्य लिख रहे हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। पूर्ण विराम। इस वाक्य में यदि ने को या से चिन्ह को हटा दिया जाए,
है ना। आप कहेंगे मैम ये चिन्ह कैसे है, जबकि इसके अंदर तो क्या हो रहा है, एक वर्ण प्रयोग हो रहा है। चिन्ह तो ऐसा 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 कुछ भी होता है ना, लेकिन जब कोई वर्ण अपने आप में एक शब्द न हो तो वो सिर्फ चिन्ह कहलाता है। याद कीजिए, जब सबसे शुरू में हमने आपको अक्षर समझाए थे या वर्ण समझाए थे, है ना, तो हमने क्या कहा था कि ये वर्ण तब होते हैं जब इनका प्रयोग हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, अन्यथा ये हमारे लिए केवल एक डिजाइन, आकृति या चिन्ह होता है। जब आप ऐसी वाली आकृति, है ना, अगर देखने जाएं तो ये हमारे स्वस्तिक का आरंभ होता है। नॉर्मली अगर आप इसे मैथ्स में यूज करते हैं तो इसे आप प्लस का साइन कहते हैं या जोड़ का चिन्ह कहते हैं। हिंदी में हम इसे धन का भी चिन्ह कहते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसी आकृति है जो चिन्ह का रूप ले लेती है। तो उसी तरह से हमारे हिंदी में भी उन्होंने क्या कहा है बेटा कि यदि वाक्य में से इन चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य क्या बन जाएगा, राम रावण बाण मारा। ऐसे लिखेंगे क्या, राम रावण बाण मारा। वाक्य को सुनते से ही हमारे मन में क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, अस्पष्टता, अशुद्धि, कौन किसने क्या कैसे, सारे क्वेश्चन ही जन्म ले रहे हैं। वो वाक्य तो हमें समझ में आ ही नहीं रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब हमारे वाक्य को सही तरीके से समझाने के लिए ये चिन्ह या ये कारक आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में उठने वाले प्रत्येक भाव या विचार एक साधारण वाक्य के रूप में हमेशा तो व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम ये जो चिन्ह लगाते हैं ये कहलाते हैं कारक। ये चिन्ह वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में और क्रिया के साथ में इनका क्या संबंध है वो प्रकट करते हैं। राम ने मारा, रावण को मारा, बाण से मारा, क्रिया वही है। इस क्रिया के साथ में इन संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम कारक कहते हैं। राम ने बाण से मारा, राम ने रावण को मारा, यानी कि ये तो यही है, लेकिन इसका संबंध इन सब के साथ में कैसे जुड़ेगा। अभी मैंने पढ़ा था ना, राम रावण बाण मारा, राम मारा, रावण मारा, बाण मारा, राम से 1000 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसे ही मैंने लगाया ने या को, इन कारक चिन्हों को लगाया तो आपको समझ में आया कि राम ने रावण को मारा, राम ने बाण से मारा, ठीक है, रावण को बाण से मारा, यानी कि थोड़ा तो कंफ्यूजन कम हुआ ना। तो हमारे वाक्य की स्पष्टता के लिए भी कारक चिन्ह आवश्यक होते हैं। अब देखिए, इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन हम बता देते हैं आपको। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले
कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। अगर मैं इसमें से कारक चिन्ह हटा दूं बेटा, जैसे के या पर्वत, नदी तट अनेक वृक्ष हैं। नदी तट अनेक वृक्ष हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन क्या है, नदी तट है या अनेक वृक्ष हैं? अगर तट है तो वृक्ष का उससे क्या संबंध? सीधी सी बात है ना। लेकिन अगर हमने कहा नदी के तट पर, यानी नदी के अंदर नहीं है, नदी का जो किनारा होता है उस किनारे पर वृक्ष लगे हुए हैं। क्योंकि जैसे नदी शब्द हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत पानी जहाँ बहता रहता है वो नदी है ना। वृक्ष जो कि सीधे जमीन में लगते हैं, वृक्ष को खड़े होने के लिए जमीन में मिट्टी वगैरह वैसा वाला स्थान चाहिए होता है, यानी कि दोनों अपोजिट है। लेकिन अगर हम उसमें कारक चिन्ह प्रयोग कर लेते हैं कि नदी के तट पर, नदी नहीं, नदी का जो किनारा है वहां पर वृक्ष हैं, तो हमें वो बात जल्दी से समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता है ना। अब देखिए बेटा, संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने वाले जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या परसर्ग। मैं पुनः बता दूं आपको, संज्ञा या सर्वनाम के साथ तथा क्रिया से संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। सीधे अगर आप कहेंगे कि राम ने, तो कर्ता कारक है लेकिन उसका चिन्ह क्या है, तो वो हो जाएगा सिर्फ ने। कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए 8 भेद कौन से होते हैं? पहला, कर्ता, दूसरा होता है बेटा कर्म, तीसरा होता है करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है अपादान, छठा होता है संबंध, सातवां होता है अधिकरण और 8वां होता है संबोधन। ठीक है, अब हम इसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। कर्ता कारक, पहली बात अच्छे से समझ लीजिए बेटा, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से बताने के लिए केवल एक कोई सा चिन्ह या एक कारक इनफ नहीं होता है। तो हमें अपने हिंदी भाषा में अलग अलग 8 विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है और उनका प्रयोग होता है, जिसमें होता है पहला कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा।
पूर्ण विराम। एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगला, यहां क्रिया करने वाला राम है, तो राम कौन हो गया हमारा बेटा? कर्ता है। कर्ता के साथ में जो लगा वो कर्ता कारक। कर्म, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका चिन्ह है को। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर रावण को कर्म बताया है। कर्म कारक का चिन्ह प्रयोग हमेशा सजीव पदार्थों के साथ होता है। राम मित्र को पत्र लिखता है, लिखता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मित्र के साथ में ये पहला कर्ता हो गया और दूसरा कौन है? कर्म। कर्म के साथ में अगर मैं कारक चिन्ह नहीं लगाऊंगी तो इसका और इसका आपस में कोई संबंध हमें पता नहीं चल पाएगा। राम मित्र पत्र लिखता है, क्या करता है, किसको करता है नहीं पता चलता। लेकिन जैसे मैंने इस कर्म के साथ में को लगा, राम मित्र को पत्र लिखता है, तो कर्म के साथ लगा, इसलिए ये क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। फिर करण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के साथ कार्य करने का साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम, अब इसका चिन्ह क्या है देखिए बेटा, से। राम कलम से लिखता है। जब वाक्य में कोई साधन दिया हो काम करने के लिए, उसके साथ में जो चिन्ह लगता है बेटा वो कहलाता है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का, राम लिखता है, राम कलम लिखता है, कोई सेंस नहीं है। राम कलम से लिखता है, यानी कि ये कलम क्या है बेटा, उसको हेल्प कर रही है, ये उसका साधन है। तो साधन के साथ में जो लगा वो कहलाता है आपका करण कारक। फिर है संप्रदान। संप्रदान कारक को समझने के लिए उसका हम पहले यहाँ पर वाक्य लिख देते हैं। जिसके लिए कोई काम किया जाता है, जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है, वो बताने के लिए जब कोई चिन्ह लगाया जाता है तो उसे कहते हैं संप्रदान कारक, है ना। राम माँ के लिए फल लाता है। ठीक है, राम क्या कर रहा है, माँ के लिए ला रहा है। अगर मैं के लिए नहीं लगाऊंगी बेटा, राम माँ फल लाता है, सेंस खत्म हो जा रहा है, वाक्य अशुद्ध हो जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जब हम किसी से संबंध बताने के लिए या किसी को कुछ देने के लिए या जब उसके लिए कोई कुछ करता है तो वहां पर कर्ता के साथ में जो भी चिन्ह लग जाता है बेटा वो होता है संप्रदान कारक। उसके बाद में है आपका अपादान। अपादान में देखिए बेटा, अपादान का पहले तो हम चिन्ह बता देते हैं, से है, ये भी से है और ये भी से है, पर इसमें भी डिफरेंस हम बताते हैं। शब्द की जिस रूप से हमें वाक्य में किसी का किसी से अलग होने का पता चलता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। राम घर से जाता है,
विद्यालय जाता है। अर्थात राम घर से विद्यालय जा रहा है, मतलब वो घर से अलग हो रहा है। विद्यालय जा रहा तो है बट वो कैसा हो रहा है, घर से अलग हो रहा है। तो जब हमें शब्द से ये पता चले कि वहां पर कर्ता किसी से अलग हो रहा है और उसको बताने के लिए जो चिन्ह लगता है उसे कहते हैं हम लोग अपादान कारक, और उसका चिन्ह क्या है, से। अगला है संबंध। संबंध कारक का पहले चिन्ह जान लीजिए। का, की, के, ये जो भी चिन्ह होते हैं बेटा, ये सारे चिन्ह क्या होते हैं, संबंध बताना। राम का भाई, इसकी बहन, उसका घर, तो ये जब तक आप बीच में का, के, की नहीं लगाते हैं, उन दो चीज के बीच में हमको डिफरेंस पता नहीं चलता है। देखिए, जब संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ में संबंध दिखाया जाता है, तो जैसे सिंपल में वाक्य लिखते हो आपको समझ में आ जाएगा। वह राम का भाई है। पूर्ण। वह मतलब जो सामने खड़ा है, राम का भाई है। ठीक है। उसके बाद में है आपका अधिकरण। अधिकरण का बहुत छोटा सा चिन्ह देखिए, में या पर, आप कई बार यूज करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। में या पर शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है, उसके लिए पहले हम सेंटेंस लिख देते हैं, है ना। इसका सेंटेंस क्या लिख दें, पिताजी। अब चूंकि हम सब राम से बना रहे तो इसको भी हम लिख देते हैं, राम घर में है, या चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है। जब हमें ये पता चलता है बेटा जिस चिन्ह या जिस कारक से कि वो क्रिया का बेस है, बैठना क्रिया है, होना भी क्रिया है, इसका बेस क्या है, चिड़िया बैठी है किस पर, पेड़ पर। राम है पर कहां पर है, घर में। तो क्रिया का बेस हमें जो बताए उस कारक चिन्ह को हम लोग कहते हैं अधिकरण कारक। क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। अंतिम है हमारा संबोधन बेटा। देखिए संबोधन में जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है तो वहां संबोधन, संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को एड्रेस करना या संबोधित करना। जैसे अरे यहाँ आओ, मैंने सामने वाले का नाम नहीं लिया लेकिन मैंने उसे कह दिया, उससे अपनी बात पूरी कर ली, है ना। अजी सुनते हो, अजी का नाम नहीं लिया, सुनने वाला समझ गया कि मुझे कहा गया है। हे भगवान, भगवान का नाम नहीं लिया, कोई से भी भगवान, बट हे भगवान मतलब जिस भी भगवान को सुनना हो वो समझ जाते हैं। तो हम ऐसे छोटे छोटे से जब चिन्ह यूज करते हैं और फिर उसके बाद में हमें संज्ञा सर्वनाम की जरूरत नहीं होती है तो वो चिन्ह कहलाता है आपका संबोधन कारक। जैसे पहले इसका चिन्ह लिख देते हैं हम, अरे ओ इधर आना। आप कई बार ऐसा बोलते हैं ना, या अजी। हे भगवान बड़ी गर्मी है,
या फिर अरे तुम गिर गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये कारक चिन्ह अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। एक मुख्य अंतर समझ लीजिए जो कि हमारे से और इस से में होता है, ठीक है। ध्यान रखिए हमेशा कि करण कारक में से साधन के रूप में यूज होता है, हेल्पिंग के रूप में होता है, पेन से, साइकिल से, इससे, उससे काम यदि हम कर रहे हैं तो वो करण कारक का चिन्ह है। लेकिन यदि हमें सेंटेंस में से किसी शब्द के साथ में लगा हुआ दिखे और उसको पढ़ने पर हमें ये पता चले कि वहां पर कर्ता अलग हो रहा है तो वहां पर होता है अपादान कारक। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि कर्ता या कर्म का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में बताने वाले चिन्ह को हम लोग कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारक और उनके चिन्हों को याद रखने का बहुत छोटा सा नियम है बेटा। आप उसके चिन्ह को बिल्कुल उसके साथ में लगाकर लर्न कीजिए। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। तो अगर आप इसको अपने मैथ्स के टेबल की तरह लर्न करेंगे ना तो ये बहुत इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अभी तक हमने जो भी लिंग, वचन और कारक पढ़े हैं उन्हें अपने प्रतिदिन के वाक्यों में प्रयोग करेंगे और बार बार उसको ध्यान रखेंगे कि आज मैंने अपने वाक्य में कौन से शब्द या किस प्रकार का व्याकरण का अंग प्रयोग किया है, किस शब्द से मेरे वाक्य में अशुद्धि आई है तो मुझे उसकी जगह क्या करना चाहिए, सही लिंग नहीं लगाया या मैंने वचन का सही प्रयोग नहीं किया या मेरा कारक गलत है ना। तो जैसे जैसे आप इनको अपने डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे बेटा, आपकी अशुद्धियाँ कम होती जाएगी और आपका जो व्याकरण का नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। उसके पहले एक बार सभी लोग कारक के भेद और उसके उदाहरण अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम अपनी आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं बेटा। हम अपनी अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। सभी लोग अपनी पेंसिल व्याकरण बुक और अपना पेंसिल लेकर हमारे साथ बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।